मेरा नाम आरोही है। मेरा रिश्ता विशु से सिर्फ एक बात पर तय किया गया कि परदेश में अच्छा कमाता है। इस वजह से इतनी छानबीन भी नहीं की। मेरे भाई भाभी ने बस अपने सर का बोझ जितना जल्दी हो उसका उतारना ज़रूरी समझा। मैं अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं थी, बल्कि यूँ कहें कि उन्हें अच्छी खासी नौकरानी मिली हुई थी, लेकिन मैं उन्हें घर में बर्दाश्त नहीं थी। मेरे लिए पहला रिश्ता विशु का आया तो भाभी भाई पर दबाव डाला कि बस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरा पति शादी के फौरन बाद प्रदेश चला गया। शादी हुई तो कुछ देर बाद विदाई करने को कहा। आज ही दूल्हे की फ्लाइट है, उसे प्रदेश जाना है। जल्दी जल्दी जैसे तैसी विदाई की गई। घर आकर मुझे कमरे में बैठाकर सब तो कहीं गायब ही हो गए थे। मुझे लगा कि दूल्हा मेरे साथ आकर थोड़ी देर बैठेगा, कुछ बातें करेगा। मैं भी दुल्हन के जोड़े में बैठ रही कि कब मेरा दूल्हा आएगा और मुझे प्यार भरी कुछ बातें करेगा। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आई और फिर कुछ देर बाद मेरा पति विशु अंदर आया और वह सीधा बाथरूम में चला गया और सीधा कपड़े चेंज करके आया और मुझे कहा, तुम भी चेंज कर लो। मुझे एक पेपर दिया, इसमें मेरा वह नंबर है। मेरी फ़्लाइट को देर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ, तुमसे फ़ोन पर बात होगी। यह कहकर विशु चला गया। ना उसने मेरी बात सुनी और ना ही उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। कुछ देर तो मैं वहीं बैठी रही तो सोचती रही कि वह कमरे में आएगा और मेरा घूंघट उठाएगा, मुझे मुंह दिखाई देगा, मुझे प्यार भरी बातें करेगा जिसके लिए मैं तरसी हुई थी। फिर मुझे होश आया कि वह तो चला गया है और मैं भी चेंज करने चलेगी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। अब तो मेरा मेकअप भी खराब होने लगा था। मेरा मेकअप मुझे बेकार लगा। जिसके लिए मैं तैयार हुई थी वह तो मुझे देखे बगैर ही परदेश चला गया। अपनी शादी का भारी भरकम जोड़ा अपनी गोद में रखकर उसे देखते हुए सोचों में गुम थी कि तभी दरवाजे की कुंडी बजी और तभी मेरी सास अंदर आई। उसके हाथों में रजाई थी। उसके हाथों में रजाई देखकर मैं सर चकराने लगा। वह रजाई क्यों लाई अपने साथ, सवाल किया। मेरी सास ने मुझे परेशानी में देखकर कहा, बेटा आज के बाद तुम्हारे कमरे में ही रहूँगी। तुम नई नवेली दुल्हन हो और ऊपर से सिर्फ एक तुम और मैं रहते हैं, कोई नहीं है। कल में कोई ऊंच नीच हो गई तो कहाँ जाएंगे? कोई तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं कह दे, इसलिए हम एक साथ ही रहेंगे। किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने दिन में कहा, लोगों को क्या पता कि आप मेरे साथ हैं, या उन्हें कमरे में बस भरोसा ही होता है। कहने को तो अब वह कुछ भी कह सकते हैं, बस दिल। अपनी सास को तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी। आज मेरा पहला दिन है, ऊपर से पति साथ नहीं, कुछ कह भी नहीं सकती। मेरी सास बेड के दूसरी साइड लेट गई और मूर्ति बनकर मैं वहीं खड़ी रही। सास के कहने पर दूसरी साइड लेट गई। दिल में बहुत बुरा हुआ। मेरे यह साथ क्या हुआ? दूल्हे की बजाय उसकी माँ मेरे साथ सो रही थी। वह भी शादी की पहली रात थी। थकान की वजह से जल्दी ही नींद। सुबह मेरी आँख सांस की आवाज़ पर खुली। जो नाश्ता लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं जल्दी से उठ गई, बैठी। मुझे शर्मिंदगी हुई। मुझे पता नहीं चला कब उठ गई। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, मम्मी जी मुझे उठा देती, मैं बना देती नाश्ता। तो मेरी सास मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक दिन ही दुल्हन को काम करवाता है, एक तुम करो, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए मोहल्ले की औरतें आई। मैं मम्मी जी के कहने पर तैयार हो गई। फिर फिरोजी कलर का जोड़ा जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था मम्मी ने मुझे निकाल कर दिया। मैंने वह जोड़ा पहन लिया, हल्का सा मेकअप किया और आईने के सामने खड़ी खुद को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे दिल बहुत उदास था। मुझे यह तैयारी और खूबसूरती बेकार लग रही थी, क्योंकि मेरे पति तो मेरे साथ था ही नहीं, मुझे जो देखकर तारीफ करता। शुरू के दिन ही यादगार के होते हैं, लेकिन मेरे साथ अपने पति के इंतजार में गुजर रहे हैं। फिर मुझे यह याद आया कि कल रात को मेरे पति ने मुझे नंबर दिया था। मैंने अपने गोल्डन पर्स से यह पेज निकाला और मोबाइल में सेव कर लिया। बैलेंस कम होने की वजह से बस मैसेज ही भेज पाई। मेरे सास ने मुझे कहा, आओ मैं तुम्हें घर दिखा दूँ। अब बस घर में ही तो तुम और मैं हो, हम बातें करते। हॉल में आए। हॉल में एक तस्वीर देखकर मैं वहीं रुक गई। मेरी तो जैसे धड़कन ही रुक गई और मेरी सास मुझे पूछा, मम्मी जी यह कौन है? उन्होंने बताया कि यह मेरा बेटा है।
जिसे किसी ने मार डाला। सर्दी में भी मुझे पसीने आने लगे। मेरी सास ने मुझे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मम्मी ठीक हूँ, बस मेकअप की वजह से पसीने आ रहे हैं। मुझे आदत नहीं है मेकअप की। पूरा दिन मेरा मेरी सास के साथ गुजरा। मेरे मायके से कोई भी नहीं आया, ना भाई ना भाभी आते कैसे? भाभी तो मुझसे पहले ही पीछा छुड़ाना चाहती थी। मोबाइल पर मेरे पति विशु का कॉल आया। विशु का नाम मोबाइल स्क्रीन पर देखकर खुश हो गई। उसने बात करके मैं बहुत खुश हो गई। मेरी सास ने नोट किया कि पूछा, विशु से बात हुई है तुम्हारी? मैंने कहा हाँ मम्मी जी, पता चला। उन्होंने कहा तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने सोचा कि मेरी सास और सासुओं की जैसी नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजर गए, मेरी सास रात को सोने के लिए मेरे कमरे में आ जाती और मैं विशु से बात नहीं कर पाती। कभी तो मुझसे फ़ोन लेकर घंटों बात कर देती और फ़ोन बात करने के बाद फ़ोन को काट देती है। मैं खाना बनाकर सास को देने लगी। देखा सास रो रही है। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे अपने मरे हुए बेटे की याद आ रही है। मैं चुप हो गई तो मेरी सास ने कहा, बेटा तुम्हारा दिल कितना नरम है। जब मैं अपने मरे हुए बेटे के बारे में बात करती हूँ तो तुम बहुत उदास हो जाती हो। फिर वह अपने बेटे की बातें करने लगी। कहा कि मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार कोई लड़की है। मैं घबरा गई। लड़की? मेरी आवाज़ लड़खड़ गई। आप जानती हैं उस लड़की को? तो मेरी सास ने कहा, नहीं बेटा, अगर जानती होती तो मैं उस लड़के को अब से पहले मार देती, जिसने मेरी जवान खूबसूरत बेटे की मुझसे छीन लिया। यह बहुत खूबसूरत खुश नहीं रहेगी। मुझे वहाँ बैठा नहीं रहा गया और मैं वहाँ से काम का बहाना लेकर चली गई। रात को विशु की कॉल आई तो सास ने फ़ोन उठाया और फिर उन्होंने बात करके फ़ोन काट दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैंने उसको डरा कर कमरे से निकाल दूँ ताकि वह दोबारा मेरे कमरे में न सोए। अचानक आधी रात को मैंने सांप सांप चिल्लाना शुरू किया और कमरे की लाइट ऑन की। फिर मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो यह देखकर मेरी तो जैसे आत्मा ही शरीर से निकल गई, क्योंकि सास तो बिस्तर पर ही थी ही नहीं। सास की जगह बिस्तर पर तो कोई और था। वह जो मेरे बिस्तर पर था वह तो विशाल था, मेरी सास का मरा हुआ बेटा। चीखने चिल्लाते कमरे से बाहर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं डर के मारे थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। जब मैं होश आई तो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी सास मेरे पास बैठी थी। मेरे होश आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, बहू क्या हुआ, तुम इतना चिल्लाते हो, बेहोश क्यों हो गई? मैंने कहा, वह मेरे कमरे में कोई था। उन्होंने कहा, कमरे में कोई नहीं था। मैंने कहा, वह उनके बेटे का नाम लेते लेते चुप हो गई तो उन्होंने कहा, तूने कोई सपना देख लिया होगा। मैं तो तुम्हारे पास ही थी। प्यास लगी तो देखा पानी नहीं है तो पानी लेने चली गई थी और तुम चिल्लाते शुरू हो गई। तुम डरो मत, कोई सपना देख लिया होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या वाकई मैंने सपना देखा? यह मेरा वहम ही होगा ये? बस वह तो मर चुका है, वह यहाँ कैसे आ सकता है? सुबह मुझे उठने में देर हो गई। मेरी सास मुझे दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं बाहर हॉल में गई, पूरा हॉल गुब्बारों सजा हुआ था, रंग बिरंगी झंडियाँ लगी हुई थी। मैं सोचने लगी, यह सब क्या है? मेरी सास भी घर में नजर नहीं आ रही थी। मैंने चूल्हे पर चाय का पानी रखा और फ्रिज से आटा उठाकर अपनी सास के लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर मैं हॉल में आई। फिर नाश्ता करने में मेरी सास आ गई और उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स देखकर मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी ये सब क्या है? तो मेरी सास ने बताया कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, विशु का जन्मदिन है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, विशाल का जन्मदिन है। तो चाय पी रही थी, मेरे गले में टक गई। मैं खांसने लगी। बहू तुम क्या सोच रही हो कि मेरे सास पागल हो गई है, मरे हुए बेटे का जन्मदिन मना रही है? दरअसल बहू यह सब मैं अपने दिल को संभालने के लिए करती हूँ। मैं अपने आप को यह दिलासा देती हूँ कि वह जिंदा है, मेरे साथ है। अगर
यह सोचती हूँ कि वह अब दुनिया में नहीं रहा तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर उन्होंने मुझे केक दिया और कहा कि फ्रिज में रख कर आओ। जैसे ही किचन में गई तो वहाँ विशाल खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके हो। वह मेरी सांस आने लगी और वहाँ से भागने लगी। फिर मेरी सांस एकदम ने मुझे पीछे आ गई तो मैंने उन्हें बताया चाहता, लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा था। मेरे वह आपका बेटा विशाल वहाँ खड़ा है। तो मेरी सास ने कहा, कहाँ कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरी सास ने कहा, बहू लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। फिर आए दिन मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। उस व्यक्ति ने मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहने दिया और न ही मरने के बाद अब कभी उसकी आवाज़ आती तो कभी खुद नजर आता। मैं अपनी सास को कहती वहाँ कोई, तो उन्होंने कोई भी दिखाई नहीं देता। यह वाकई मेरा वहम है। मैं पागल हो रही थी। जैसे तैसे दिन गुजरे, मेरी हालत ख़राब होती गई। मैं अपने पति को फ़ोन करती और कहती आप यहाँ आ जाओ या मुझे बुला लो, तो वह बस यही कहता कि टाइम लगेगा, कुछ दिन बाद तो मैं अपने पास बुला लूँगा। मैं क्या बताती कि अपने पति को मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे पागल न समझने लगे। कौन दिमागी मरीज के साथ गुजारा करता। मेरा दिल करता कि मैं इस घर से भाग जाऊं जहां उस आदमी की इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है और वो अक्सर घूम फिर कर मेरी सास मुझे उसके बारे में बातें करती। वह सुबह शाम मेरे दिमाग में सवार रहता है और एक पल के लिए अगर मैं उसे भूल जाती हूँ तो उसका भूत मुझे नज़र आता है। कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरा मायका तो बस मेरा नाम का ही था। उन दो महीनों में मेरे मायके मुझे मुड़कर एक खबर तक नहीं ली। मैं भी सोचा था शादी के बाद अपने घर में खुश रुकूंगी, जहाँ बात बात पर सर पर पड़े बोझ ताने न मिले। पर ऐसा लगता है जब सुकून और खुशियाँ मेरे साथ नसीब में नहीं है। मैंने विश्व से बहुत जिद की, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। यह बात को टाल जाते, तुम वहाँ क्या करोगी? यह रहना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने कुछ नहीं कबाता। यह रहना कौन सा आसान है। अब यह इंतज़ार को बड़ा रहता है। इसलिए आखिरकार एक आ ही गया। विशु घर आ गए और उन्हें देखकर मैं रोने लगी। विशु कहने लगा, ऐसे वेलकम कौन करता है अपने पति का? लेकिन मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई थी और मैंने पागलों की तरह रोए जा रही थी। तो विशु अपनी माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसकी मम्मी भी चुप रहने। विशु भी कहने लगे, आरोही अब बताओ भी क्या हुआ? वह अपने आप के भाई ने विशाल मुझे वह हर जगह नज़र आता है। मैं पागल नहीं हूँ, ना ही किसी सपने की बात कर रही हूँ। वह मुझे सच में नजर आता। विशु ने अपनी मम्मी को तरफ देखते हुए कहा, यह क्या कह रही हो तुम? मैं चीखने लगी। अब आप भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। जब आपका भाई जिंदा था तब भी मुझे रोज़ तकलीफ देता था। स्कूल के दिनों में से लेकर रोज़ रास्ते में मुझे अकेली देखकर मेरा पीछा करता था, हाथ पकड़ता, मुझे अजीब से शब्द इस्तेमाल करता। स्कूल में वह आते जाते मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता था। कभी मेरा दुपट्टा खींचता, मैं किसी को बता ना पाती। 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 2 साल मैंने बहुत ही डर डर के गुजारे। मेरा कोई नहीं था जिससे मैं शेयर कर सकती, पर मेरा एक भाई भाभी थे। भाई की कभी मुझसे बनी नहीं। अगर मैं उनसे बताती उल्टा वह मुझे इल्ज़ाम लगाकर मुझे भाई से पिटवा देती। जिस दिन स्कूल का आखिरी दिन था उस दिन वह मेरे आगे आ गया और मुझे तंग करने लगा, तो मैंने अपने बचाव के लिए वहां ज़मीन पर पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो उसके सर पर लगा और खून बहने लगा। शायद इसी वजह से उसकी जान चली गई। अब मैं जानती हूँ कि आप मम्मी जी इस बात के मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मेरी सास गुस्से से मुझे तरफ देखने लगी। जान गई अब इस पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शाम तक कमरे में बाहर नहीं निकली और ना ही कोई मेरे पास आया। रात को जब विशु कमरे में आए तो वह अकेली नहीं थी। उन्हें देखकर मुझे आंखों में यकीन नहीं रह गया। यह मेरा वहम तो नहीं, यह दिमाग मरीज बन गई हूँ। अगर यह सच है तो यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वहाँ खड़ी पागलों की तरह दोनों को देख रही थी और मेरी सास उनके पीछे कमरे में आई। मैंने उनकी तरफ देखा, वह मेरी तरफ देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। इस बात में मेरी सास शामिल है और इस बात का यकीन करना मेरे लिए हद से ज़्यादा मुश्किल था।
मेरी सास इतनी खतरनाक हो सकती मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने विशु से कहा यह तो विशु ने कहा हाँ यह जिंदा है, इसके लिए इसके साथ यह खेल मेरी मम्मी ने खेला। मैं जिनके पास अपनी पत्नी को अमन के तौर पर छोड़ कर गया था, जिनके लिए परदेश पुणे दूर रहता था, उनके लिए अच्छा कहना रहना, वह भूखा रहता प्यासा रहता, कभी तो सिर्फ ब्रेड से गुजारा करता कि मेरी माँ और मेरा भाई अच्छा खाना खा पाए। मैंने आप दोनों की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन आप दोनों ने मेरी पत्नी का ख्याल न रखा गया। मम्मी आप तो ऐसे नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? और विशु मम्मी की तरफ देख रहे थे कि विशु ने अपने पूछा। तब मैंने उनसे कहा मम्मी जी मैंने आपको इज्जत दी और आपने मेरे साथ मिलकर मुझे सब दिया, आपने साथ क्यों दिया? आपने इसके ऐसा क्यों किया? तो मेरी सास बोली औलाद की मोहब्बत में मैंने सब किया। विशाल ने मुझे कहा कि इस लड़की इसने इतना प्यार मोहब्बत के वादे किए, निभाने की कसमें खाई और फिर यूं धोखे देकर मुझे शादी कर ली क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मुझ रो रो के विशाल ने अपनी दास्तां सुनाई थी और मुझे कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं उसे अपनी भाभी के रूप में नहीं देख सकता जिसके मैंने सच्चे दिल से मोहब्बत की। अब मैं उसे अपनी भाभी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं अपने बेटे के इस तरह दुख की देख नहीं पाई। मैंने उसे कहा कि उसे विशु विषय कहकर तलाक दिलाती हूँ, तो मुझे उसने रोक लिया कि ऐसे तो यह फिर किसी और को फंसा लेगी। मैं उससे इस तरह बात का बदला लूँगा और यह सब करने का मुझे विशाल ने कहा। सच पूछो तो बेटा मुझे अब पता नहीं चल रहा है कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। और मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे दिल के भर के ठहर गए। यह तो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और मेरे पास सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। मेरे भगवान ही जानता है मेरे दिल का हाल। तभी एकदम विशाल भी बोल पड़ा भाई यह लड़की झूठ बोल रही है। 2 साल तक इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाए रखा। इसने मुझे अपनी मकदस के लिए इस्तेमाल किया। अपने भाई भाभी के जुल्म के झूठे फसाने सुनाकर मुझे हमदर्दी या लेती। कितनी बार मैंने इसे बहुत सारे पैसे दिए हैं, आप मुझे जो कारोबार के लिए देते थे यह सब मैंने इसे पर लुटा दिए। मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। मुझे मेरे दोस्त कई बार समझा चुके थे कि यह लड़की धोखेबाज है, इस लड़की से दूर रहो। मुझे तो बस आरोही ही सच्ची लगती। फिर वह मेरी तरफ देख कर कहने लगा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नीच औरत। विशु विशाल की तरफ सुनकर उठ गया और गुस्से में चिल्लाता हुआ चला गया। और पूरी रात विशु कमरे में न आए और मैं रोती रही, ऊपर वाले की प्रार्थना करती रही भगवान मेरी मदद। पूरी रात विशु न आए, मेरी सास भी मेरे पास न आई। सुबह होते ही विशु कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा अपना सामान उठाओ और चलो। उनके पीछे मैं चल पड़ी। जानती हूँ लाख वजह दे दूँ, लाख सफाइयाँ दे दूँ, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी सज़ा तो तय थी, मैंने भी स्वीकार कर ली, बस उनके पीछे चल दी। मैंने विशु से कोई सवाल नहीं किया कि कहाँ जाना है या क्यों मुझे छोड़ रहे हो। एक बार तो मुझ पर भरोसा कर लो। लेकिन नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। विशु मुझे मेरे मायके छोड़ आया। मैं तो यह सोच कर परेशान थी कि अपने भाई भाभी को क्या कहूँगी, कैसे भाभी के ताने बर्दाश्त करूँगी। भाभी तो ना आओ देखेगी ना ताओ देखेगी, वह भी उन सब की तरह मुझे बदनाम करेगी। और मेरा भाई वह तो शुरू से ही पत्नी का गुलाम है। भाभी को देखकर मेरी तो सांसें ही बंद हो गई थी। मेरी भाभी मेरे पास आई, मुझे अच्छे से मिली। भाई का यूं अच्छा सवैया देख हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्यों आई हो, यह सामान साथ क्यों लाई हो, कोई शोर शराबा नहीं किया, बल्कि उनका रवैया अब मेरे साथ काफ़ी बेहतर था। शायद वह समझ रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ। उन्हें यह पता नहीं है कि मैं तो उनके हर हमेशा के लिए रहने आई हूँ। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि यह कुछ पल के लिए सुकून मिल रहे थे। मैं उनको खोना नहीं चाहती। भाभी ने मुझसे कहा तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई आता ही होगा। मैंने उनसे कहा मैं अपने आप बना लूँगी भाभी। हैरान का झटका तो तब लगा
जब उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, मैं खुद ही बना देती हूँ, तुम आराम करो, तुम तो मेहमान हो, तुमसे क्यों खाना बनवाऊंगी। और मैं दिल ही दिल में कह ही जा रही थी कि मैं मेहमान नहीं बल्कि दोबारा से बोझ बनकर आ गई हूँ। भाई आए, वह मुझे अच्छे से मिले, उनके चेहरे पर भी कोई नगरवारी नहीं थी। हैरान तो तब हुई तब भाभी ने खुद प्लेट भर के खाना मेरे आगे रखकर भाई भाभी इज्जत से प्यार दे रहे थे। भाई भाभी मुझसे पूछ रहे थे कि इतनी खामोश क्यों हूँ। हालांकि मैं भाभी के आगे बोलती ही कब थी। अच्छा जा रहा था। इस अच्छे के पीछे राज मुझे उस वक्त पता चला जब विशु मुझे लेने के लिए रात को विशु पूरी रात कमरे में नहीं आए थे। उस रात वह मेरे भाई पर आए थे। उन्होंने उन पैसे दिए, कहा कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी को आपके यहाँ छोड़ के जाऊँगा, उसका ख्याल रखना, उसे मत कहिएगा, मैं आऊँगा कुछ दिनों में। और आज विशु मुझे लेने आए थे। जब वह मुझे लाए तो मेरी सास विशाल वहाँ मौजूद थे और विशाल मुझे देखकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, भाई आप इसे अभी के अभी तलाक देकर इसे छुटकारा हासिल करो। तभी विशु ने एक चपाट विशाल को मुँह पर लगाई और वह गाल पर हाथ रखकर विशु की तरफ देखता रह गया। विशु ने एक ऐसी ही बात जिसे सुनकर मुझे ये नहीं आ रहा था। उसने कहा कि वह मेरा साथ देगी। विशु ने कहा, मम्मी हमारी ही परवरिश में कमी रह गई थी जो मेरा भाई का इस लड़कियों की कमजोरी का फ़ायदा उठाता रहा। हमने इसे अच्छी तरह पढ़ाई दी लेकिन हम इसकी परवरिश नहीं कर पाए, इसे के एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए। जो कमजोरियों में जुल्म करता, अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाता। इसने अपनी गुलजरी में हुई गलतियों से भी कुछ नहीं सीखा। इस सारे किस्से से मैंने यह सबक सीख लिया कि मेरी औलाद होगी तो उसे अच्छी पढ़ाई के साथ साथ उसकी अच्छी परवरिश भी करूँगा। एक अच्छा इंसान पूरे समाज के लिए बेहतरीन साबित होता है। आरोही, मैं तुमसे अपने भाई के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसके लिए माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ आने वाले हर पल में तुम्हारा साथ दूंगा। और उन्हें कहा कि आरोही के लिए अलग घर पर लिया। मम्मी आपकी मर्जी, आप हमारे साथ रहें या ना रहें। और यही बात विशाल की, तो मेरा भाई है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन अब उसके साथ नहीं रह सकता। मुझे अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ रहकर मुश्किल में नहीं डालना। अगर आप मेरी पत्नी हक है।